नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऊपर ज्योग्राफी से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने पहले वीडियो के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था और जिसका शीर्षक बिंदु था वो था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का अप्रत्यक्ष जो साधन है वो कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरे बिंदु के ऊपर आएंगे जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत। उससे पहले हम थोड़ा सा उस पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का हमने जो पहला बिंदु पढ़ा था वो था अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने तीन चीजों का अध्ययन किया। पहला था घनत्व, दूसरा था दबाव और तीसरा बिंदु था वो था तापमान। इन तीन बिंदुओं में किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से वो प्रश्न को पूछ सकता है आपके सामने, उन तीनों बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तृत से अध्ययन किया था। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, चाहे घनत्व हो, चाहे दबाव हो, चाहे तापमान हो, तीनों हम गहराई के अनुसार उसके अंदर हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ इसमें क्या होती है, वृद्धि भी होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, उसमें मैंने बताया था कि 1950 में उपग्रह प्रणाली के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया था 5.51 ग्राम प्रति घन सेमी। दबाव मैंने बताया था कि पृथ्वी की गहराई में जाएंगे दबाव दो कारणों से बढ़ता है। पहला कारण है क्रोड भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। दूसरा कारण बताया था कोर या क्रोड भाग का घनत्व अधिक होना, जिसके अंदर पृथ्वी के कारण आंतरिक भाग के अंदर दाब में वृद्धि होती है। और औसत दाब जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग का वो मैंने बताया था 3600 किलोबार। उसके बाद तीसरा बिंदु हमने पढ़ा था वो था तापमान। तापमान में मैंने बताया कि गहराई के अनुसार तापमान में वृद्धि होती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हम ये पढ़ें कि अगर हम पृथ्वी के भाग के अंदर 64 फीट की गहराई में जाएं तो तापमान में वृद्धि कितनी होगी, तो तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये जो वृद्धि दर होती है वो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर, उस तक हम जब जाते हैं उस लेवल तक, तो ये वृद्धि दर में हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। वृद्धि दर ये समान नहीं रहती। वो वृद्धि दर मैंने बताई थी, जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर 100 किलोमीटर की गहराई में आएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद अगर हम 300 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। फिर हम अंतिम बिंदु तक आते हैं 6371 किलोमीटर तक आते हैं, तो यहाँ पर ये वृद्धि दर होती है प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसमें वृद्धि होने के दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियां, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। इसके अलावा रेडियोधर्मिता से विकसित होने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रियाओं के विघटन होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा मैंने बताया कि पृथ्वी का जो गलनांक बिंदु होता है वो हमेशा उच्च होता है। उच्च होने के कारण दबाव अधिक होगा। दबाव अधिक होने से पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक नुमा व्यवहार करते हैं। तो ये तीन चीजें थी जो पृथ्वी को जानने का हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत में था। पहला था घनत्व, दूसरा था दबाव और तीसरा था तापमान। अब हमारा दूसरा बिंदु है वो है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है
वो है भूकंप, और दूसरा है ज्वालामुखी। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। पहला भूकंप है और दूसरा है ज्वालामुखी। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भूकंप का। भूकंप, अब ये देखना है कि भूकंप के द्वारा हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार से जानकारियां प्राप्त होती है। जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होने से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं P, दूसरी तरंग उत्पन्न होती है वो है S, और तीसरी तरंग उत्पन्न होती है वो है L। 3 प्रकार की तरंगों का उद्गार होता है किसके द्वारा? भूकंप क्रिया से। कौन कौन सी? P, S और L। P तरंग को कहा जाता है प्राथमिक तरंग। P तरंग है प्राथमिक तरंग कह सकते हैं। S को सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग कहा जाता है। L यानी लास्ट, इसे हम कह सकते हैं अंतिम तरंग, या इसे हम कह दें द्वितलीय तरंग। ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। पहली है P, दूसरी है S और तीसरी है L। सबसे पहले जो भूकंप के द्वारा जिस तरंग का उत्पन्न होता है वो कहलाती है प्राथमिक, दूसरे नंबर के ऊपर आती है वो कहलाती है द्वितीयक तरंग, और अंतिम जो तरंग होती है वो कहलाती है द्वितलीय तरंग के नाम से जानी जाती है। तीनों तरंगों की विशेषताएं अलग अलग पाई जाती है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर भूकंप का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ या भूकंप विज्ञान। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है, या इसे भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तरंगों को जो मापने की जो इकाई होती है, या जो जिस यंत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं भूकंप को नापने का, वो कहलाता है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने की यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, या फिर भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब भूकंप की अगर हम तीव्रता को अध्ययन करें, भूकंप की तीव्रता को मापें, तो वो हमारा कहलाता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। दूसरा यंत्र है वो कहलाता है मार्केली। सिस्मोग्राफ भूकंप विज्ञान का अध्ययन करता है, और भूकंप की तीव्रता का इकाई करने के 2 यंत्र हैं। एक तो रिक्टर स्केल कहलाता है, दूसरा कहलाता है मार्केली। दोनों जो यंत्र हैं और भूकंप की तीव्रता का अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला रिक्टर स्केल अध्ययन करता है भूकंप की तीव्रता 1 से लेकर 9 तक जो आता है भूकंप, उसके अध्ययन किसके के द्वारा किया जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। मार्केली का अध्ययन किया जाता है 1 से लेकर 12 तक जो तीव्रता होती है भूकंप की, उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मार्केली के द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि भूकंप के द्वारा 3 तरंगें P, S और L, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है भूकंप विज्ञान की दृष्टि से। इनसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जामों के अंदर जो इन तीनों चीजों के अंदर से पूछा जा सकता है। इससे पहले मैं बता देता हूं, RS का एग्जाम हुआ था 1990 ईस्वी के अंदर। उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया था। और P, S और L, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो या नेट का एग्जाम हो या JRF का एग्जाम हो, उनके अंदर 100% इन तीनों तरंगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहली तरंग है P। P कह सकते हैं प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है।
प्राथमिक तरंग के अलावा इसे अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे संपीड़न तरंग भी कहा जाता है। संपीड़न तरंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये की तरंग के भिन्न भिन्न नाम हैं। पहली तरंग उत्पन्न होती है वो है प्राथमिक तरंग, या इसे पी तरंग भी कहा जा सकता है। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, इसे संपीड़नात्मक तरंग भी कहा जाता है, और ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहली विशेषता है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? प्राथमिक तरंग। 2 नंबर विशेषता है यह तरंग तरल, ठोस व गैसीय तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। पहली विशेषता है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंग है ये। दूसरी है यह तरंग तरल, ठोस और गैसीय तीनों अवस्थाओं के अंदर से होकर गुजर सकती है। 3 नंबर है इस तरंग की गति तथा कणों के संचरण की दिशा समांतर होती है। 4 नंबर इस तरंग की गति ठोस पदार्थ में तीव्र होती है। ठोस पदार्थ में तीव्र होती है। और 5 नंबर विशेषता है इस तरंग की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह पी तरंग की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक बार फिर से देखो, भूकंप के द्वारा 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहली तरंग है पी, जिसको कहा जाता है प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, संपीड़नात्मक तरंग भी कहा जाता है, और ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है। पहली विशेषता है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? पी। 2 नंबर यह तरंग तरल पदार्थ से भी गुजर सकती है, ठोस से भी गुजर सकती है, और गैसीय तीनों अवस्थाओं से ही होकर यह तरंग गुजर सकती है। तीसरी विशेषता है इस तरंग की गति और कणों के संचरण का जो दोलन होता है वो दिशा हमेशा इनकी क्या रहती है? समांतर रहती है। चौथी विशेषता है इस तरंग की गति ठोस पदार्थ में हमेशा क्या होती है? तीव्र होती है। और 5 नंबर विशेषता है इस तरंग की गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तरंग है वो धरातल के आंतरिक भाग में संचरण करती है। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली 2 नंबर यह तरल, ठोस और गैसीय तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। इस तरंग की गति तथा कणों का जो संचरण होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है। 4 नंबर इस तरंग की गति ठोस पदार्थ में हमेशा तीव्र होती है, और इस तरंग की औसत जो गति होती है वो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तरंग चलती है। उसके बाद हमारी थी दूसरी 2 नंबर, जिसे कहा जाता है अस्तरंग। अस्तरंग कहा जा सकता है, इसे द्वितीय तरंग भी कहा जा सकता है, द्वितीयक तरंग के नाम से भी जानी जाती है ये। और द्वितीयक तरंग के अलावा इसे
प्रकाश तरंग भी कहा जाता है। प्रकाश तरंग के अलावा इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जल तरंग भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। द्वितीय तरंग, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और जल तरंग, ये अस्तरंग के उपनाम हैं। इसकी विशेषता है पहली, इसकी 1 नंबर विशेषता है यह ठोस पदार्थ में लुप्त हो जाती है। पहली विशेषता है अस्तरंग ठोस पदार्थ में लुप्त हो जाती है। दो नंबर विशेषता है इस तरंग का संचरण व कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण होती है। इस तरंग के संचरण और कणों की दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण होती है। तीन नंबर, इस तरंग की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। तो 2 नंबर तरंग है हमारी अस्तरंग, इसे हम द्वितीय तरंग भी कह सकते हैं, प्रकाश तरंग के नाम से भी जानी जाती है, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, इसे जल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। पहली विशेषता है यह ठोस पदार्थ में लुप्त हो जाती है। दूसरी है इस तरंग का संचरण और कणों का दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण होती है और इस तरंग की औसत गति है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अब हम बात करते हैं, अगर P और S तरंग दोनों का मार्ग देखें कि दोनों हैं, वो किस प्रकार के मार्ग का संचरण करती है। तो याद रखना P व S तरंग का, P और S तरंग का जो मार्ग होता है वो होता है उत्तल मार्ग। P और S तरंगों के अगर दोनों को सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाए तो ये कहलाती है बॉडी तरंग या कायिक तरंग। अब प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, अगर इनमें से हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछ सकता है सत्य और असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आरएस और आईएएस एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंग की गति कणों के संचरण की दिशा के हमेशा समांतर होती है। उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, P, S और L, और चौथा ऑप्शन दिया गया था वो P और S दोनों। तो इसमें जो गति है कणों की और जो उनका संचरण होता है उनकी दिशा की हमेशा समांतर होती है, वो तरंग कहलाती है P तरंग। एक तो ये प्रश्न पूछा गया। उसके अलावा इसमें से ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। वो हमारी आती है प्राथमिक तरंग, वो तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। तीसरा है ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसे कायिक तरंग के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न नेट के अंदर पूछा गया कि ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है
जिसे कायिक तरंग के नाम से जाना जाता है। उसमें ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, ए नंबर पर P, B पर S, C नंबर ऑप्शन था P व S और D नंबर ऑप्शन था L। तो इसमें किस तरंग को कायिक तरंग के नाम से जाना जाता है? P और S दोनों जो तरंगें होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कायिक या बॉडी तरंग के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, भूकंप से उत्पन्न होने वाली 3 तरंगें हैं, जिसमें 2 तरंगें हैं। देखो, पहली है प्राथमिक तरंग, दूसरी है अस तरंग। प्राथमिक तरंग को पी तरंग कहा जा सकता है, अनुदैर्ध्य, संपीड़न या फिर ध्वनि तरंग के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक गति से चलने वाली भूकंपीय तरंग है यह पृथ्वी की 3 अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है, तरल, ठोस और गैसीय, तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरेगी। इस तरंग की गति और कणों का जो संचरण की दिशा होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। इस तरंग की गति ठोस पदार्थ में हमेशा क्या होती है? तीव्र होती है। और इस तरंग की गति, औसत गति है वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलती है। उसके बाद दूसरी तरंग आती है हमारी, अस तरंग कहते हैं, या इसे द्वितीयक तरंग के नाम से जाना जा सकता है, प्रकाश तरंग भी कहा जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे जल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह ठोस पदार्थ में लुप्त हो जाती है। 2 नंबर, इस तरंग का संचरण और कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण होती है, जबकि प्राथमिक के एक दूसरे में क्या होती है? समांतर होती है, और अस में एक दूसरे के समकोण होगी। इस तरंग की औसत गति है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तरंगें संचरण करती है। पी और अस तरंग का मार्ग किस प्रकार का है? उत्तल मार्ग बनता है इसका। और पी और एस दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? बॉडी तरंग या फिर कायिक तरंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंतिम है 3 नंबर, वो है अल तरंग। अल तरंग कह सकते हो, अंतिम तरंग के नाम से जाना जाता है, या इसे धरातलीय तरंग भी कहा जा सकता है। तीन प्रकार की तरंग है, अल तरंग, अंतिम तरंग या फिर धरातलीय तरंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसकी विशेषता है 1 नंबर, इस तरंग की गति, इस तरंग की गति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। 2 नंबर, यह तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्या सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली तरंग कौन सी होती है? अल तरंग होती है। 3 नंबर, इस तरंग की औसत गति है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और 4 नंबर है, इस तरंग का मार्ग, इस तरंग का मार्ग अवतल होता है। यह अल तरंग की विशेषता। अल तरंग, अंतिम तरंग या इसे धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। इस तरंग की गति सबसे कम होती है। यह तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इस तरंग की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस तरंग का मार्ग कैसा होता है? अवतल होता है। इन 3 तरंगों के अलावा 2 तरंगें और खोजी गई थी। पहली थी इसमें पीजी तरंग व एसजी तरंग। पहली तरंग खोजी गई थी पीजी और एसजी तरंग। इस तरंग को खोजने वाले जो भूगोलवेता थे उनका नाम था जेफरीज। जेफरीज के द्वारा ये 2 तरंगें नई खोजी गई थी, पीजी और एसजी तरंग। खोज किसके द्वारा की गई थी? जेफरीज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 19
1909 में। कहाँ पर खोजी गई थी ये? क्रोएशिया के कल्पा घाटी में। पीजी और एसजी तरंग किसके द्वारा खोजी गई? जेफरीज के द्वारा। कब? 1909 के अंदर। कहाँ पर? क्रोएशिया के कल्पा घाटी के अंदर इसकी खोज की गई थी। पीजी और एसजी दोनों तरंगों की गति है वो अलग अलग पाई जाती है। पीजी जो तरंग है उसकी गति है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और एसजी तरंग की गति थी वो थी 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह तरंग पृथ्वी के ऊपरी भाग पर संचरण करती है। ऊपरी भाग पर संचरण करती है। नई तरंगें खोजी गई थी, उसमें पहली है पीजी और एसजी तरंग। खोज किसके द्वारा की गई थी? जेफरीज के द्वारा। कब? 1909 के अंदर। कहाँ पर? क्रोएशिया की कल्पा घाटी के अंदर खोजी गई थी। और ये पृथ्वी के कौन से भाग के ऊपर संचरण करती है? तो ये पृथ्वी के ऊपरी भाग के ऊपर हमेशा क्या करती है? संचरण करती है। दोनों तरंगों की गति अलग अलग है। पीजी की गति है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और एसजी की जो गति है वो है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। उसके बाद दूसरी जो नई तरंग खोजी गई थी वो थी पी स्टार व एस स्टार। इस तरंग की खोज की थी कोनार्ड ने। कोनार्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1923 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर? यूएसए की टोरन घाटी में। यूएसए की टोरन घाटी के अंदर इसकी खोज की गई थी। और पीजी और एसजी ये पृथ्वी के ऊपरी भाग पर संचरण करती है। तो पी स्टार और एस स्टार है वो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में संचरण करती है। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में संचरण करती है। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग के अंदर ये संचरण करती है। इनकी भी गति अलग अलग है। पी स्टार की गति है 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार की जो गति है वो है 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दो नई तरंगों की खोज की गई थी। पहली तरंग थी पीजी व एसजी। किसने खोजी? जेफरीज ने। कब? 1909 के अंदर। कहाँ पर? क्रोएशिया की कल्पा घाटी के अंदर। पृथ्वी के कौन से भाग में संचरण करती है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर ये संचरण करती है। उसके बाद पी स्टार और एस स्टार खोज कब हुई? 1923 में। किसके द्वारा? कोनार्ड के द्वारा खोजी गई थी। कहाँ पर? यूएसए के टोरन घाटी के अंदर इसकी खोजी गई थी। यह पृथ्वी के कौन से भाग के अंदर संचरण करती है? मध्यवर्ती भाग के अंदर संचरण करती है। पी स्टार की गति है 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार की गति है 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब याद किस तरह से रखना है? इसमें याद ये रखना है कि दोनों की तुलना करनी है कि पी और एस जी की गति पी स्टार और एस स्टार से अधिक है या कम है। तो एक बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है IAS 1991 के अंदर। क्वेश्चन इस तरह से था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे। पहला था कि पीजी की गति पी स्टार से कम है और 2 नंबर था एस स्टार की गति एस जी से कम है।
ऑप्शन था कथन 1 व 2 सत्य हैं, बी नंबर 1 सत्य हैं, सी नंबर 2 नंबर सत्य हैं और डी नंबर था दोनों असत्य हैं। इस तरह का प्रश्न आया हुआ आईएएस के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला था पीजी की गति पी स्टार से कम है। अब दोनों को देखो, पीजी की गति कितनी है? 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और पी स्टार की गति कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा गति किसकी है? पी स्टार की। तो ऑप्शन में इसने क्या दिया था? पीजी की गति एस स्टार से कम है। तो पीजी की गति है वो एस स्टार से कम है। क्यों? क्योंकि इसकी तो 5.4 किलोमीटर है और इसकी 6.7 किलोमीटर। तो ये कथन इसका सत्य है। दूसरा था एस स्टार की गति पीजी से कम है। एस स्टार की गति कितनी है? 3.2 किलोमीटर है, जबकि एस जे की गति कितनी है? 3.5 किलोमीटर है। प्रश्न क्या है? एस स्टार की गति पीजी से कम है। एस स्टार की गति पीजी से कम है, बिल्कुल कम है। तो ये भी कथन क्या है? हमारा सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है इसमें। तो ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है। अब इसमें आपको गति ये याद रखना है कि गति किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। उसके बाद ये याद रखना है कि ये पी स्टार है वो पृथ्वी के कौन से भाग में और पीजी और एसजी कौन से भाग में संचरण करती है। तो पीजी और एसजी तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में संचरण कर रही है, जबकि पी स्टार और स्टार है वो पृथ्वी के कौन से भाग के अंदर संचरण करती है? मध्यवर्ती भाग के अंदर ये संचरण करती है। उसके बाद है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र का अर्थ है पृथ्वी का वह भाग जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती है, वो कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का वह भाग जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंच पाती है। न तो वहां पर पी पहुंचती है, न वहां पर एस पहुंचती है, न वहां पर आपकी एल पहुंचती है, न पी स्टार और एस स्टार, न पीजी और एसजी। कोई भी भूकंपीय क्षेत्र वहां पर संचरण नहीं करती है। वो क्षेत्र पृथ्वी का कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। वो बनता किस प्रकार से? देखो, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के 3 भाग हैं। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये धरातल है जिसे हम कहते हैं भूपर्पट्टी का हिस्सा। प्रथम परत, द्वितीय परत और तृतीय परत। अब इसमें यह देखना है कि ये भूकंपीय तरंगें संचरण किस प्रकार से करती है। हमने पहले भूकंपीय तरंग पढ़ी थी, वो थी पी। उसमें हमने क्या पढ़ा कि पी तरंग है वो आपकी ठोस, तरल और गैसीय तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। तो ये पृथ्वी का भाग है वो किस प्रकार का है? गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, और ये पृथ्वी का भाग है वो है ठोस अवस्था। तो तीनों में से संचरण करेगी, ये हमारी पी तरंग है। धरातल के ऊपर से जो संचरण करती है वो है हमारी अल तरंग। ये अल तरंग हो गई, ये हमारी अल है, ये हमारी पी तरंग है। उसके बाद अस तरंग थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो तरंग लुप्त भाग, जो तरल भाग होता है उसमें आकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये जो भाग है द्वितीय तरंग, ये जो द्वितीय परत पृथ्वी का, यहाँ पर महासागर पाए जाते हैं, यानी जलीय भाग आता है। जलीय भाग होने के कारण यहाँ पर अस तरंग क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, जो इस तरल भाग की तरफ से आकर इस तरह से मुड़ जाती है। ये हमारी है अस, ये पी है, ये पी है। ये अस तरंग यहाँ पर आकर क्या हो गई? लुप्त हो जाती है। अब ये धरातल का है
103 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 103 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा ये 143 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 143 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि अस्त तरंग है पृथ्वी के कितने डिग्री पर आकर लुप्त हो जाती है। तो पृथ्वी के 103 डिग्री हिस्से के ऊपर आकर यह अस्त तरंग क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब इस एस और इस पी के बीच में, दोनों के बीच में होता है 40 डिग्री का कोण बनता है। इन दोनों के बीच में भी क्या पाया जाता है 40 डिग्री का। इस दोनों क्षेत्रों के 40 डिग्री वाले हिस्से में कोई भूकंपीय तरंग नहीं गुजरती है। इस दोनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं गुजरती है। वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र, यह भी क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र, जहां से किसी भी प्रकार की तरंग नहीं गुजरती। अब यह पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री पर भाग पर भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है। 40 डिग्री वाला हिस्सा, 103 से लेकर 143 डिग्री का जो बीच का हिस्सा है वो भूकंपीय छाया क्षेत्र के अंदर आता है, जहां से न पी गुजरती है, न एस गुजरती है और न ही एल गुजरती है। उसके बाद ये प्रश्न आ सकता है अस्त तरंग है वो कितने डिग्री के ऊपर आकर लुप्त हो जाती है। तो अस्त तरंग है वो धरातल के 103 डिग्री के ऊपर आकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मध्यवर्ती भाग होता है पृथ्वी का वो तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। और अस्त तरंग की विशेषता ये है कि वो तरल पदार्थों के अंदर आकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2015 के अंदर, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी तरंग भूकंपीय छाया क्षेत्र से होकर गुजरती है। कौन सी तरंग भूकंपीय छाया क्षेत्र से होकर गुजरती है। ऑप्शन था पी, बी नंबर पे था पी व एस, सी में था पी व एल और डी में से कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं गुजरती। ये ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे भूकंपीय छाया क्षेत्र से कौन सी तरंग गुजरती है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र का अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि पृथ्वी का वह भाग जहां से कोई भूकंपीय तरंग होकर नहीं गुजरती है, वो भूकंप जोन से पूर्णतः सुरक्षित है। तो वह कौन सी तरंग है जो इस भूकंपीय छाया क्षेत्र से होकर नहीं, तो कौन सी भी नहीं गुजरती है। न तो पी गुजरेगी, न एस गुजरती है और न ही एल गुजरती है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन थे था कि कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं गुजरती है, क्योंकि छाया क्षेत्र का अर्थ ही यही है कि पृथ्वी का वह भाग जहां से कोई भूकंपीय तरंग होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद 2 नंबर प्रत्यक्ष स्रोत था, वो था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से किस प्रकार से आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा, मैग्मा और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये भूकंप वाला टॉपिक है और ये ज्वालामुखी वाला टॉपिक है। आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें यही समझना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूकंपीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र किस प्रकार से अध्ययन करने में सहायक है, या उनकी जानकारी किस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो ज्वालामुखी से किससे होगी कि ज्वालामुखी से निकलता क्या है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ निकलते हैं, उससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।